हमारा संविधान भारत का संविधान और संवैधानिक विधि के अंतर्गत प्रवेश का दूसरा बिंदु चर्चा करने जा रहे हैं। संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि सामान्यतः संविधान के उपबंधों में समाविष्ट देश की मूलभूत विधि की द्योत होती है। विशेष रूप से इसका सरोकार राज्य के विभिन्न अंगों के बीच और संघ तथा इकाइयों के बीच शक्तियों के वितरण के ढांचे की बुनियादी विशेषताओं से होता है। किंतु आधुनिक संवैधानिक विधि में खास तौर पर स्वाधीन प्रातिनिधिक लोकतंत्र में मूल मानव अधिकारों और नागरिकों को तथा राज्य के परस्पर संबंधों पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसके अलावा संवैधानिक विधि के स्रोतों में संविधान का मूल पाठ ही सम्मिलित नहीं होता। इसमें संवैधानिक निर्णयजन्य विधि, परिपाटियाँ और कतिपय संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए अनेक कानून भी सम्मिलित होते हैं। अगला बिंदु है संविधानवाद। संविधानवाद एक ऐसी राज्य व्यवस्था की संकल्पना है जो संविधान के अंतर्गत हो तथा जिसमें सरकार के अधिकार सीमित और विधि के अधीन हो। स्वेच्छाधारी, सत्तावादी अथवा सर्वाधिकारवादी जैसे शासनों के विपरीत संवैधानिक शासन प्रायः लोकतांत्रिक होता है तथा लिखित संविधान के द्वारा नियमित होता है। लिखित संविधान में राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों तथा उनके दायित्वों की परिभाषा तथा नामांकन होता है। लिखित संविधान के अंतर्गत स्थापित सरकार शांकुश सरकार ही हो सकती है, लेकिन यह भी संभव है कि किन्हीं दो में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। लिखित संविधान तो हो लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो। कहा जा सकता है कि उनके पास संविधान है किंतु वहाँ परस्पर संविधानवाद नहीं है। ऐसे भी उदाहरण हैं जैसे ब्रिटेन, जहाँ लिखित संविधान नहीं किंतु लोकतंत्र और संविधानवाद है। अब हम प्रवेश के अगले बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं, भारत का संविधान। हमारा वर्तमान संविधान भारत का प्रथम संविधान जो भारत के लोगों द्वारा बनाया तथा स्वयं को समर्पित किया गया है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। यह 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू हो गया। संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। इस समय जो पाठ हमारे सामने है वह इसका समय समय पर संशोधित रूप है, जिसमें कुछ अनुच्छेद संशोधनों के द्वारा निकाल दिए गए हैं और कुछ के साथ क, ख, ग आदि करके नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं। किंतु संदर्भ में सुविधा की दृष्टि से संविधान के मार्गों और अनुच्छेदों की मूल संख्याओं में परिवर्तन नहीं किया गया है। इस समय गणना की दृष्टि से कुल अनुच्छेद 1 से लगाकर 395 तक वस्तुतया 448 हो गए हैं। अनुसूचियाँ 8 से बढ़कर 12 हो गई है। पिछले 53 वर्षों में 94 संविधान संशोधन विधेयक पारित हो चुके हैं। हमारा संविधान अंतर्गत प्रवेश का अगला बिंदु है संविधान के स्रोत। भारत के संविधान के स्रोत नानाविध तथा अनेक है। ये देशी भी है तथा विदेशी भी। संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि वे नितांत स्वतंत्र रूप से या एक कदम नए सिरे से संविधान लेखन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर यह निर्णय लिया था कि अतीत की उपेक्षा न करके पहले से स्थापित ढांचे तथा अनुभव के आधार पर ही संविधान को खड़ा किया जाए। भारत के संविधान का एक समन्वित विकास हुआ। यह विकास कतिपय प्रयासों के पारस्परिक प्रभाव का परिणाम था। स्वाधीनता के लिए
छेड़े गए राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रातिनिधिक एवं उत्तरदायी शासन संस्थानों के लिए विभिन्न मांगें उठाई गई और अंग्रेज शासकों ने झिक कर बड़ी कंजूसी से समय समय पर थोड़े थोड़े संवैधानिक सुधार किए। प्रारंभिक अवस्था में यह प्रक्रिया अति अविकसित रूप से थी, किंतु राजनीतिक संस्थान निर्माण विशेष रूप से आधुनिक विधानमंडलों द्वारा सूत्रपात 1920 के दशक के अंतिम वर्ष में हो गया था। वास्तव में संविधान के कुछ उपबद्धों के स्रोत तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा अंग्रेजी राज के शैशव काल में ही खोजे जा सकते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख स्पष्ट रूप से महात्मा गांधी तथा प्राचीन भारतीय स्वशासी संस्थानों से प्रेरित होकर किया गया था। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने उन्हें अब और अधिक सार्थक तथा महत्वपूर्ण बना दिया है। कतिपय मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में की गई थी। भारत के राज्य संघ विधेयक में, जिसके राष्ट्रीय सम्मेलन ने 1925 में अंतिम रूप दिया था, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति, सभा करने और धर्म पालन की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की विशिष्ट घोषणा सम्मिलित थी। 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मूल अधिकारों की मांग को दोहराया गया था। सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में घोषणा की थी कि भारत की जनता का सर्वोपरि लक्ष्य न्याय सीमा के अधीन मूल मानव अधिकार प्राप्त करना है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में जो 19 मूल अधिकार शामिल किए गए थे, उनमें से 10 को भारत के संविधान में बिना किसी खास परिवर्तन के शामिल कर लिया गया। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित किए गए प्रस्ताव में न केवल मूल अधिकारों का बल्कि मूल कर्तव्यों का भी विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। 1930 के प्रस्ताव में वर्णित उनके सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को संविधान की निर्देशक तत्वों में समाविष्ट कर लिया गया। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, किंतु बाद में 1976 में संविधान 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा इस विषय पर भी एक नया अध्याय संविधान में जोड़ दिया गया। संविधान में संसद के प्रति उत्तरदायी संसदीय शासन प्रणाली, अल्पसंख्यकों के लिए रक्षा उपायों और संघीय राज्य व्यवस्था की जो व्यवस्था रखी गई, उसके मूल स्रोत भी 1928 की नेहरू कमेटी रिपोर्ट में मिलते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि संविधान का लगभग 75% अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। उसमें बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल कुछ आवश्यक संशोधन मात्र किए गए थे। राज्य व्यवस्था का बुनियादी ढांचा तथा संघ एवं राज्यों के संबंधों, आपात स्थिति की घोषणा आदि को विनियमित करने वाले उपबद्धों को अधिकांशतया 1935 के अधिनियम पर आधारित थे। देशी स्रोतों के अलावा संविधान सभा के सामने विदेशी संविधानों के अनेक नमूने थे। निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों वाली संसदीय प्रणाली अंग्रेजों से आई और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित करना और उपराष्ट्रपति को राज्य सभा का पदेन सभापति बनाने का उपबंध अमेरिकी संविधान पर आधारित है। कहा जा सकता है कि अमेरिकी संविधान में सम्मिलित अधिकार पत्र भी हमारे मूल अधिकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। कनाडा के संविधान ने अन्य बातों के साथ साथ संघीय ढांचों और संघ तथा राज्यों के संबंधों एवं संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित उपबंधों
को प्रभावित किया। सप्तम अनुसूची में समवर्ती अनुसूची व्यापार, वाणिज्य तथा समागम, वित्त आयोग और संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित उपबंध संभवतया ऑस्ट्रेलियाई संविधान के आधार पर तैयार किए गए हैं। आपात स्थिति में संबंधित उपबंध अन्य बातों के साथ साथ जर्मन राज्य संविधान द्वारा प्रभावित हुए थे। न्यायिक आदेशों तथा संसदीय विशेषाधिकारों के विवाद से संबंधित उपबंधों की परिधि तथा उनके विस्तार को समझने के लिए अभी भी ब्रिटिश संविधान का सहारा लेना पड़ता है। हमारा संविधान प्रवेश में अगला बिंदु है संविधान का निर्वचन। कानूनों के निर्वचन के लिए लागू सामान्य नियम संवैधानिक निर्वचन के क्षेत्र में भी उतने ही मान्य हैं, किंतु संविधान मूलभूत तथा सर्वोच्च विधि होता है। वह विधायिका का सृजन करता है और उसके अंतर्गत देश की सभी विधियां बनाई जाती हैं तथा वे वैधता प्राप्त करती है। उदार निर्वचन के सिद्धांत के अनुसार संविधान का निर्वचन उदार दृष्टि से किया जाना चाहिए, संकीर्ण दृष्टि से नहीं। गुडईयर बनाम हरियाणा राज्य AIR 1990 SC 781। संविधान के निर्वचन के लिए सामान्य नियमों के अलावा कुछ विशेष नियम भी हैं। संविधान के प्रत्येक उपबंध की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जिससे उसमें प्रयोग में लाए गए प्रत्येक शब्द को अर्थ तथा प्रासंगिकता मिले। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, प्रत्येक शब्द इसके सामान्य या साधारण अर्थ में प्रयोग किया गया समझा जाता है और उसका सीधा साधा व्यवहारिक अर्थ लिया जाना चाहिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 4 SCC 225। संविधान के निर्वचन का उद्देश्य संविधान निर्माताओं की मंशा को समझना होता है, किंतु इसे मूल पाठ में प्रयुक्त वास्तविक शब्दों से समझाया जाना चाहिए। यदि किसी संवैधानिक उपबंध की भाषा स्पष्ट या असंदिग्ध है तो संविधान की भावना या संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान सभा में व्यक्त किए गए विचार जैसे बातें निर्वचन के लिए बेमायने हैं। किंतु यदि भाषा की स्पष्टता के कारण उसके एक से अधिक अर्थ लगाए जा सकते हों तो इन पर स्पष्टीकरण के लिए विचार किया जा सकता है। मेनन बनाम बम्बई राज्य AIR 1951 SC 128। गोपालन बनाम मद्रास राज्य AIR 1950 SC 27। अनिवार्य है कि संविधान को और उसके प्रत्येक भाग को उचित महत्व देते हुए समग्र रूप से पढ़ा जाए। जहाँ दो उपबंध परस्पर विरोधी प्रतीत हो वहाँ समरस संरचना सिद्धांत के अंतर्गत उनका यह अर्थ स्वीकार कर ले जाना चाहिए जो दोनों उपबंधों को प्रभावी बनाता हो तथा उसके सुप्रभावी तथा समरस प्रवर्तन को सुनिश्चित करता हो। देखिए वेंकटरामन बनाम मैसूर राज्य AIR 1958 SC 255। मद्रास राज्य बनाम चंपकम 1951 SCR 5227। गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 SCR 88। पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत यदि किसी उपबंध का कोई भाग अविधिमान्य पाया जाता है तो शेष भाग की विधिमान्य पर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए, बशर्ते इसे उपेक्षित भाग से पृथक किया जा सकता है तथा यह अपने आप में पूर्ण होगा। गया प्रताप सिंह बनाम इलाहाबाद बैंक AIR 1955 SC 765। गोपालनम बनाम मद्रास राज्य 1950 SCR 88। गोलकनाथ के सामने मामले में हमारे उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाए गए भावी विरुद्ध निर्णय के सिद्धांत के अनुसार न्यायालय
द्वारा दिए गए किसी निर्वचन तथा इसके द्वारा घोषित विधि को प्रति दिशा में अथवा किसी पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात अतीत के कार्यों की विधि मान्यता का प्रभावी नहीं होनी चाहिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1967 SC 1643। तो साथियों, हमारा संविधान के अंतर्गत प्रथम से शुरू करा हमने प्रवेश की चर्चा करी। इसका एक भाग प्रवेश का पूर्व का और है, संविधान क्या है, इस पर एक नया वीडियो पहले बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।